अब देखो डिटर्मिनेंट में सपोज ये 4 नंबर्स लिखे 2 3 8 4, ठीक है। दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बराबर। अब इसमें ये हॉरिजॉन्टल क्या है? रो 1, और ये क्या है? रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, करेक्ट। R1 R2 C1 और C2। और किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ, 2 रो है तो 2 कॉलम होना ही चाहिए, 3 रो है तो 3 कॉलम, 4 रो है तो 2 रो 3 कॉलम नहीं चलेगा। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। अब अपने को सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, एक 2x2 का और एक 3x3 का। अब देखो ये जो है ये 2x2 का है ना, 2 रो और 2 कॉलम। इसको सॉल्व करने का तरीका एकदम सिंपल है, प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये पहला जो प्रोडक्ट है 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 8, एंड माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 24। तो 8 माइनस 24, आंसर विल बी -16। अगर सपोज ये इधर -3 होता, लेट अस जस्ट अज्यूम ये 3 की जगह -3 है, तो ये कितना होता है? 8 एंड माइनस ऑफ -24। प्रोसीजर क्या है? ये प्रोडक्ट और बीच में क्या है? माइनस ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 8 और माइनस ऑफ 24 से वो कितना हो जाएगा? 32। ये 2x2 का एक्सपेंशन है डिटर्मिनेंट का। वैसे ही अगर एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है, सपोज 2 3 5 1 4 -2 3 -1 7, ठीक है। ये 3 रो और 3 कॉलम है ना। इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या है? तो वो 2 को एज इट इज ले लो, और 2 के साथ वाला जो कॉलम और रो है ना, ये 2 जो पहला एलिमेंट है उसका कॉलम और उसका रो, उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको भूल जाओ। कौन बचा? ये चारों ना। तो ये चारों का क्या ले लो? डिटर्मिनेंट, मतलब दो वर्टिकल लाइंस के बीच में क्या आ जाएगा? 4 -2 -1 और 7। समझ गया? 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये पहले एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये जो बचे हुए 4 है उनका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? +3 है ना। तो सेकेंड वाले की साइन हो जाएगी चेंज, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो अगर यहाँ +3 है तो क्या आएगा? -3। और किसको डिस्कार्ड करोगे? वो 3 वाले कॉलम और रो को। 3 वाला कॉलम और ये 3 वाला, तो कौन 4 बचे? 1 -2 3 और, बराबर। तो उनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 -2 3 और 7। 1 -2 3 और 7। फिर लास्ट एलिमेंट कौन सा है? लास्ट की और फर्स्ट की साइन चेंज नहीं होती है। जैसे देखो ये +2 था तो मैंने +2 ही लिया। अगर ये -2 होता तो हम यहाँ पे क्या लेते? बट अगर ये -3 होता तो हम क्या लेते? तो साइन किसकी चेंज होती है? मिडिल टर्म की। फर्स्ट और थर्ड की साइन जो है वही आएगी। यहाँ पे क्या +5 है ना, तो हम लोग भी क्या ले लेंगे? +5। और 5 वाला कॉलम और रो डिस्कार्ड कर दो तो कौन बचेगा? 1 4 3 और -1। तो अभी ये 2 के साथ कितना आएगा? 28 और -2, क्योंकि ये प्रोडक्ट +2 ही होने वाला है ना, और बीच में कौन सी साइन होती है? तो ये प्रोडक्ट है 28 एंड माइनस ये प्रोडक्ट है +2। तो 28 - 2 कितना हो जाएगा? तो डायरेक्टली 26 भी लिख सकते हो, या वो प्रोसीजर बताना है तो बता भी सकते हो। 28 - 2 फिर माइनस, -3 के साथ क्या आएगा? 7 और माइनस ऑफ -6 हो जाएगा, मतलब 7 + 6 कितना हो जाएगा? 13। और +5 के साथ क्या आ जाएगा? -1 एंड -12,
तो -1 और -12 क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। अभी मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट करने तो आता ही है तुम लोग। तो ये क्या अपना प्रोसीजर है टू एक्सपैंड 2/2 डिटर्मिनेंट एंड 3/3 डिटर्मिनेंट। अभी देखो वी आर नॉट स्टार्टिंग विथ 6.1, पहले अपन क्या करते हैं 6.3, उसके बाद किस पे आएंगे? 6.1 पे आएंगे। समझ में आ गया? 6.3 में जिनको भी अभी एग्जाम में अगर डिटर्मिनेंट्स चैप्टर आने वाला होगा ना, जिनको भी या बाद में कभी भी, तो 6.3 में से कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? तो पहले अपन क्या करेंगे 6 और उसके बाद 6. तो अभी 2 मिनट रुक जाओ, ये एक्सपेंशन समझ गया ना सबको, 2/2 और 3/3 का। अब अभी आ रही है क्या? दो वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, एक्स और वाई फाइंड करने के लिए। तो दो वेरिएबल्स का भी रूल है क्रेमर्स रूल में, लेकिन अपने को जितने भी क्वेश्चन है सब 3 वेरिएबल्स के लिए दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? x plus 2y plus minus z equals to second 2x minus y plus z 1 3x plus 3y equals to 8। देखो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, बट थर्ड वाले में z गायब है ना, तो उसको हम 0 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो तीनों इक्वेशंस है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में? मतलब पहले x फिर y फिर z और वो साइड पे कांस्टेंट, या कांस्टेंट अगर लेफ्ट साइड पे तो भी चलेगा, लेकिन एक में अगर राइट साइड में तो सब में वही साइड पे होना चाहिए। तो तीनों इक्वेशन कौन से फॉर्म में होना चाहिए? यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यूनिफॉर्म और तो जैसे यहाँ x है y है z है और कांस्टेंट राइट साइड में, सेकंड में भी x है y है z है, कांस्टेंट राइट, x y z है ही नहीं, और कांस्टेंट किधर है? अगर ये तीनों कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे तो भी चल जाएगा, मतलब -5 -1 -8 इक्वल टू 0 0 0 वो भी चलेगा, या राइट साइड में भी चलेंगे, लेकिन तीनों कौन से फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म, एक जैसे होना चाहिए। है यहाँ पे तीनों एक जैसे। अब इसके बाद क्या करना है क्रेमर्स रूल में? सबसे पहले फाइंड करना है डी। क्या फाइंड करना है? डी होता है क्या है? ये जो 3 इक्वेशंस है ना उसमें x के कोएफिशिएंट्स क्या क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है 2 है और 3 है। तो फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे 1 2 3। फिर सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट्स क्या है? 2 -1 और +3, 2 -1 और थर्ड में z के कोएफिशिएंट्स क्या क्या है? -1 +1 और 0। करेक्ट, -1 +1 और। अब इसको सॉल्व करने हमको मालूम है 3/3 कैसे सॉल्व करना है। मैं देखो थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं, तुम लोग भी डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे सबसे पहला एलिमेंट इसमें क्या है? अब 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है? ये कॉलम और ये रो डिस्कार्ड होने के बाद ये चारों बचे ना, ये चारों का डिटर्मिनेंट। तो अभी वो ऐसा बताने की जरूरत नहीं है कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4। अब तुम लोगों को मालूम है ना ये 4 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? ये दोनों का प्रोडक्ट 0 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये ब्रैकेट में 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 0 माइनस, और शॉर्टकट यूज करना है तो डायरेक्ट -3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? बट साइन क्या हो जाएगी इसकी? चेंज। तो +2 है तो क्या आएगा? -2। अच्छा, -2 के साथ ये कॉलम और ये रो डिस्कार्ड हो गया, कौन बचा? 2 3 1 और 0 है ना, तो ये 2 इंटू 0 0 और -3 1 जा 3। क्या नहीं समझ रहे? समझा? क्या आएगा? 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 0 और आगे तो 0 -3 आ जाएगा वो। और लास्ट एलिमेंट कौन सा है? उसकी साइन तो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज आएगा -1 के साथ। अब वो -1 वाला कॉलम और रो डिस्कार्ड करोगे, ये चारों बचेंगे, तो ये 6 एंड माइनस ऑफ -3, तो मतलब 6 + 3 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 6 + 3। अब ये 1 इंटू -3 से आएगा -3, फिर -2 इंटू -3 से हो जाएगा +6, और -1 इंटू +9 से आ जाएगा -9। तो -12 और +6 से वैल्यू क्या बन जाएगी? -6। करेक्ट।
क्या मिल गई डी की वैल्यू? ये समझा सबको? पक्का? अब डी के बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? डी एक्स। क्या फाइंड करना है? डी एक्स। डी एक्स में सिर्फ ये जो हमने स्टार्ट में डी फाइंड किया था ना, डी में इधर क्या थे? एक्स के कोएफिशिएंट्स, ये वाई के कोएफिशिएंट्स और ये जेड के कोएफिशिएंट्स। डी एक्स के लिए सिर्फ क्या करना है? जो एक्स के कोएफिशिएंट्स है ना, उनको रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट के साथ। मतलब ये 1 2 3 की जगह पे क्या आ जाएगा? 5 1 और 8 आ जाएगा। 5 1 8 और बाकी y और z वाले एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो dx में कौन कौन आएगा? 5 1 8 2 -1 3 -1 1 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 के साथ क्या आएगा? 0 -3 आएगा। 0 आएगा ना, 0 -3। फिर -2 के साथ क्या आएगा? 0 -8 और लास्ट वाला -1 के साथ क्या आएगा? 3 + 8। दिख रहा है क्या वो लेफ्ट, ये वाला साइड? बराबर। अब 5 × -3 हो जाएगा -15, फिर -2 × -8 हो जाएगा +16 और -11, तो +1 और -11 से ये बन जाएगा -10। dx की वैल्यू कितनी आ गई? -10। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करोगे? dy। dy में ये जो d है ना, अपना स्टैंडर्ड d वाला पार्ट, उसमें y की जगह पे अभी क्या ले लोगे? कांस्टेंट। और x और z वाले एज इट इज रहेंगे, तो क्या आएगा? 1 2 3 फिर 5 1 8 और -1 1 और 0। तो अभी आएगा 1 × 0 -8 फिर -5 × 0 -3 और -1 × 16 -3। तो ये 1 × -8 से हो जाएगा -8 +15 और -13। तो -13 और -8 कितना हो जाएगा? -21 और +15 हो जाएगा -6। ठीक है ना? और फाइनली क्या फाइंड करना है? डी जेड। डी जेड में ये जो ओरिजिनल डी था, इसमें जेड की जगह पे, जेड के कोएफिशिएंट्स की जगह पे क्या आ जाएंगे? बाकी ये एज इट इज आएगा 1 2 3 2 -1 3 2 -1 3 और 5 1 8। अब 1 के साथ क्या आएगा बोलो जरा? -8 और -3 फिर +2 है तो क्या हो जाएगा? -2 के साथ क्या आएगा? 16 -3 और प्लस ही आएगा ना, +5 है तो प्लस ही आएगा। तो +5 × 6 और -3 मतलब 6 + 3 हो जाएगा वो 6 प्लस, तो -8 -3 होता है -11 -11 × 1 -11 16 -3 13 13 × -2 -26 6 और 3 9 9 5 45। अब -11 -26 हो जाएगा -37 और +45, तो ये आएगा 8 +8 आएगा। तो dx मिल गया, d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया और dz मिल गया। हमको फाइंड क्या करना है? x y और z ना, यही है ना वो इक्वेशन सॉल्व करना। मतलब क्या फाइंड करना है? x y और z। अब क्रेमर्स रूल से x की वैल्यू कैसे मिलेगी? dx अपॉन d। क्रेमर्स रूल है x की वैल्यू के लिए dx बाय, तो dx है ना हमारे पास, कितना है? और d कितना है? तो -10 अपॉन -6 हो जाएगा 5/3। फिर y कैसे मिलेगा? dy अपॉन d। dy अपॉन d मतलब -6 अपॉन, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और z कैसे मिलेगा? dz अपॉन d। dz कितना है? 8 अपॉन -6 मतलब -4/3। मिल गया x y और z की वैल्यू। एकदम सिंपल है। चलो फटाफट 5 मिनट में लिखो, खत्म करो इसको। माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, -1/2 लिख या 1/-2 लिख, सेम ही चीज है। ओके, अब देखो उसका जो सब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, उसमें
डायरेक्ट इक्वेशन जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही है बराबर, 1/x 1/y जैसा कुछ है। तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए सिर्फ अपने को क्या करना पड़ेगा मालूम है, 1/x को a ले लो, कोई नया वेरिएबल, 1/y को b ले लो, और 1/z को क्या ले लो, c। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, सब क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 का सब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू, तो 1/x मतलब a, 1/y मतलब b, 1/z मतलब c, तो वो क्या हो जाएगी, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू -2। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, a minus 2b plus c equals to 3। और थर्ड इक्वेशन 2a माइनस b b, plus 3c equals to -1। ये तीन स्टैंडर्ड इक्वेशंस आ गई, बट ये एक्स वाई जेड में नहीं, ये किसमें, ए बी और, तो अभी देखो इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी। डी में ए के कोएफिशिएंट्स आएंगे, अभी ए के 1 1 और 2, फिर बी के 1 -2 -1, और सी के क्या आएंगे 1 1। अब देखो ये तुम लोग को सॉल्व करने आता है, ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट यू विल फाइंड इज डी ए। अभी एक्स वाई जेड नहीं, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन एक्स वाई जेड में थी, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ए बी और, तो अभी डी के बाद डी ए फाइंड करेंगे। तो डी ए के लिए ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, जहां पे ए के कोएफिशिएंट्स लिखे हुए थे, वहां पे हम क्या ले लेंगे, -2 3 और -1, -2 3 -1, और फिर 1 -2 -1 सेम, 1 1 3 भी सेम। अगेन यू कैन इजीली सॉल्व दिस डी ए। उसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डी बी। तो डी बी के लिए ये जो ओरिजिनल डी है उसमें बी की जगह पे ये कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगे, बाकी ये दोनों सेम ही आएंगे ना, तो 1 1 2, फिर 1 1 2 -2 3 1, सॉरी -1। और देखो प्लस माइनस ध्यान से लिखना, एक भी साइन में गड़बड़ किया ना पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, -1, और लास्ट कॉलम इज 1 1 3। अगेन यू कैन सॉल्व दिस, एंड फाइनली यू हैव DC। तो DC में 1 1 2 1 -2 -1, और लास्ट जो Z वाला कॉलम, C वाला कॉलम है, वहां पे क्या आ जाएगा, -2 3 और -1। अब अज्यूम के ए डी बी डी सी कुछ मिल गया हमको, है ना, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, यूजिंग क्रेमर्स रूल, कौन सी वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू कैसे, डी ए अपॉन डी। बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, डी बी अपॉन डी, और सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो ए बी और सी की वैल्यू तो हमको मिल गई, नॉर्मल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही ए बी और सी मिल गया, लेकिन हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट ए बी सी नहीं है, क्या है, तो लेट अस जस्ट अज्यूम कि ये जो ए की वैल्यू है ना, ये हमको मिलती है 2/3, सॉल्व करके ये डी ए अपॉन डी करके कितना मिल रहा है, 2/, तो x क्या है, a का रेसिप्रोकल है, तो अगर a की वैल्यू 2/3 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। b की वैल्यू अगर -1/2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2/-1 विच इज -2, एक माइनस है ना, और सपोज c की वैल्यू है -3/5, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/, सिंपल है। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा स्टेप अपने को क्या करना था, ये पहला वाला एक एक्स्ट्रा स्टेप है, और लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा, फाइंडिंग x y एंड z, बराबर है। तो अब ये पूरा सॉल्व मत करो, ये जैसा दिख रहा है ना, खाली जगह छोड़ देना वो फाइंड करने के लिए। ये देखो दिख रहा है d की वैल्यू डी, तो इवैल्यूएट घर पे कर लेना, अभी ये प्रोसीजर लिख लो फटाफट। क्या
ए बी एंड सी इन एक्स वाई एंड यही सेम यही इक्वेशन में रख दो, ए की जो वैल्यू है सॉल्व कर लो, मिल जाएगा आंसर, बराबर ना। हाँ फिर रेसिप्रोकल कर देना तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 एक्स इक्वल टू 1/50। ए कितना मिला, सपोज 2/3 मिला, तो अभी 1/x क्या हो जाएगा 2/3, तो x क्या हो जाएगा 3/2, हो गया ना, वही सेम। हाँ डन गाइस, डन, सॉल्व कर लोगे ना घर पे। अब देखो उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉल्व बाद में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो वर्ड प्रॉब्लम में सेम वही क्रेमर्स रूल से ही सॉल्व करना है, बट पहले हमको वो 3 इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट उसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है कि इन्वेस्ट करने के लिए टोटल कितना है 5,000 रुपया, और 5,000 कहाँ इन्वेस्ट करना है, 3 अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है। जहां पे फर्स्ट जगह पे जब हम जहां पे इन्वेस्ट करेंगे वहां पे कितना रिटर्न है 6% का, सेकेंड जगह पे कितना है, और थर्ड जगह पे 8% है, ठीक है। और ऐसे ही फिर कुछ और कंडीशंस दी हुई है, तो हमको ये फाइंड करना है कि वो 5,000 में से उसने पहली जगह पे कितना इन्वेस्ट किया, दूसरी जगह पे कितना इन्वेस्ट किया, और तो क्या अज्यूम कर लेंगे, पहली जगह पे कितना किया इन्वेस्ट x, दूसरी जगह पे, और तीसरी जगह पे,
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5000, है ना। 5000 रुपए थे और 5000 को वो 3 अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो तीनों का टोटल कितना बनना चाहिए, बराबर है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, लेट कुछ नाम दिया क्या उसका, पर्सन का क्या दिया है, मैंने क्या लिखा है, हाँ ठीक है। लेट रुपीज एक्स बी इन्वेस्टेड, let rupees x, rupees y and rupees z be invested. Let rupees x, rupees y and rupees z be invested in क्या बोला है वो, तीन क्या है, पीपीएफ को जैसा क्या दिया है बताओ, हाँ, be invested in 3 plans respectively, in 3 plans respectively, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5000, लिख लो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5000, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जो फर्स्ट प्लान है ना, उसमें जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को रिटर्न मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6% का, है ना। मतलब अगर मैं 100 रुपया लगाऊंगा तो मेरे को साल का कितना मिलेगा, 6 रुपया, बराबर ना। 100 रुपया लगाऊंगा तो 600 रुपया मिलेगा, बराबर। कौन सा बैंक है भाई, है ऐसा कोई विक्रोली में है क्या कोई बैंक 100 का 600 दे रहा है, तो 100 पे कितना मिलेगा, 6%, 6% मतलब 6 रुपया। 200 लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 12,000, 60 रुपये, यही है ना। तो अगर मैं x रुपीज लगाऊं, x रुपीज, तो x रुपीज पे मेरे को क्या मिलेगा, 6% ऑफ x मिलेगा, बराबर। और जो भी अमाउंट है उसका 6% इंटरेस्ट आएगा ना। तो सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि तीनों से मिलने वाली जो इनकम है, जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया, उन तीनों से मिलने वाली इनकम कितनी है, 300 एंड, इनकम मतलब इंटरेस्ट ना, इनकम का मतलब क्या, तो पहली वाली जगह से मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%, किसका 6%, तो 6% एक्स प्लस दूसरी जगह से कितना मिलेगा, 7% ऑफ वाई, और तीसरी जगह से, तो ये पूरा मिला के मेरी इनकम वो बोल रहे कितनी है, 350, बराबर। अब 6% का मतलब क्या, 6/100 ना, तो ये हो जाएगा 6x/100, ये हो जाएगा 7y/100, और ये हो जाएगा 8z/100, और इक्वल्स टू 350, 100 कॉमन है, वो 100 चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो क्या बनेगा, 6x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल्स टू 3500, समझ गया ना। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 35,000, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर। और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन कि पहली और दूसरी से जो इनकम है ना, इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू, क्या होगी इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू, 6% एक्स प्लस 7% वाई। तो पहले दो से जो इनकम है वो थर्ड से होने वाली इनकम का, इनकम से कितनी ज्यादा है, 70 रुपीज ज्यादा है, बराबर। पहले दो से होने वाली इनकम तीसरे से होने वाली इनकम से 70 रुपीज एक्सीड कर रही है, तो ये इक्वेशन बनेगी। इसमें ये 8% को अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 6% एक्स प्लस 7% वाई माइनस 8% जेड इक्वल्स टू, अब वो परसेंटेज मतलब अपॉन 100 ना, तो वो अपॉन 100 तीनों जगह पे लिखोगे तो वो किधर जाएगा अल्टीमेटली, राइट हैंड साइड पे। तो अभी मैं इसको शॉर्टकट में ये लिख दूं, चलेगा 6x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल टू 7000 हो जाएगा वो, और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3, सही है। अब इसमें देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ, 3 इक्वेशन तो बन गई। अब क्रेमर्स रूल से हमको क्या फाइंड करना है, पहले डी फाइंड करना है ना। तो कौन कौन सी इक्वेशन है, 1 2 और, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1,
6 और तो 166, फिर क्या आएगा 177 और फिर 18। ये तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। अब प्रॉब्लम किस में आएगा मालूम है, dx में। अब dx क्या आएगा बताओ, 5000, 35,000 और 7,000, फिर 177 और 18 और सॉल्व वही नॉर्मल तरीका ही है वो मल्टीप्लाई, लेकिन थोड़ा अमाउंट बढ़ाएगा ना। तो उसका एक तरीका क्या है मालूम है, देखो बहुत से कॉलेजेस में 6.2 तो नहीं है, बट 6.2 क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। तो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज के ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम में सब जगह से क्या मैं 1000 कॉमन ले सकता हूं। तो डिटर्मिनेंट का रूल क्या है, हर जगह पे कॉमन होना जरूरी नहीं है। किसी एक कॉलम में भी अगर कॉमन मिला ना तो हम उसको बाहर ले सकते हैं। तो क्या यहाँ पे से मैं 1000 कॉमन लूं, तो अगर 1000 कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा 5, ये 35 और ये 7, और वो जो 1000 कॉमन लिया है वो डिटरमिनेंट के बाहर चला जाएगा। ये 1000 आ गया, फिर इधर 5, 35, 7, 177, 18 और तो अभी इसको नॉर्मल सॉल्व करो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना। सपोज इसको सॉल्व करके आंसर आता है 28, तो 28 और इंटू तो आंसर क्या हो जाएगा 28,000। क्लियर है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ। तो जब कॉमन लेना होगा ना तो हर जगह कॉमन होना कंपलसरी, किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में भी कॉमन है तो यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम। गॉट इट। तो अब जैसे dx किया है ना, वैसे ही तुम लोग dy भी कर सकते हो और वैसे ही क्या कर सकते हो dz। तो लॉजिक समझ में आ गया ना। तो ये अपना क्रेमर्स रूल कंप्लीट हो गया। 3 कॉन्सेप्ट है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है 6.3 में, क्रेमर्स रूल, यही है ना क्रेमर्स रूल, अंडरस्टूड। ये भी देखो जैसा मैंने यहां तक किया ना, सॉल्व इतना ही करना, बाकी नीचे जगह छोड़ दो, घर पे जाके सॉल्व। यही लॉजिक किस पे लगाओगे, dy पे भी और d, लिख लो फटाफट लिखो थोड़ा। देखो मैं कर देता हूं इसको, ये 1000 ऐसी है, ठीक है। 5 के साथ क्या आएगा, 7 8 माइनस 56 और प्लस 56 बराबर, ये आएगा ना, ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, +1 है तो क्या आएगा -1, -1 के साथ, अरे हाँ सॉरी ये हाँ -56 और -56 होएगा। फिर -1 के साथ क्या आएगा 35 इंटू -8, कितना होता है 35 इंटू -8, 350 और उसमें से 70 गया 280, तो -280 और -56 और +1 के साथ क्या आएगा 35 इंटू 7, 7 5 35, 21 245, सो 245 माइनस 49, 245 माइनस 49, ठीक है। तो ये 1000 बाहर ही है। अभी -56 इंटू -56 होता है -112 और -112 इंटू 5 तो 1120, 1120 560 आ जाएगा, ये -560, ठीक है, -560 और ये -280 तो 300 326 आएगा, तो +326 और ये 245 में से 49 जाएगा तो बचेगा 36 होगा, हाँ 336 बराबर 336 और 245 में से 49 गया तो 190 अब 196 और 366, 6 और 6 12, नहीं नहीं मेरे दोस्त प्लस ही होएगा। तो ऐसा 45 और 49 मत देख, वो 245 है, बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट जा रहा है ना तो प्लस आएगा। मैं तेरी भावनाओं को समझ गया, तू सोच रहा है 45 और 49 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ठीक है।
अब ये 9 and 6 532 और 560 10 में से तो क्या 8 ये देखो मैंने जो अंदाजा लगाया तो ये 1000 इंटू ये 28 आता है तो इसकी वैल्यू आएगी 28,000 ये 28,000 आ गया हाँ अब जैसे dx सॉल्व हुआ है ना डी तो इजी है ना डी में तो छोटे छोटे अमाउंट ही है सिर्फ dx dy और dz में एक्स्ट्रा बाहर क्या आएगा 1000 बस इतना लिख लो लेकिन बाकी घर पे सॉल्व करना ठीक है चलो लिखो फटाफट पूरा अभी घर पे कर सकते हैं ना पूरा सॉल्व देख एक मिनट रुको देखो 11 में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है अभी तू खुद देख सकता है कि सीक्वेंस में चल ही नहीं रहे कॉलेज वाले किसी को 1 2 3 है किसी को 4 5 6 है किसी को 7 8 9 है ना और पहले ही टाइम एकदम शॉर्ट है तुम लोग के पास हाँ कॉन्सेप्ट तेरे को अगर नहीं समझ में रहे तो वो वी कैन रिपीट बट ये तो प्रोसीजर है ना बार बार वही रिपीट करना है तो घर पे ट्राई कर नहीं आ रहा है तो फिर वापस करेंगे टेंशन मत ले ठीक है फोर बाय फोर 5 by 5 6 by 6 7 by 7 कुछ भी हो सकता है लेकिन अपने को सिर्फ 2 by 2 और 3 by 3 का ही है अपने को 5 by 5 है 4 by 4 में पहला एलिमेंट लेंगे वो कॉलम और वो रेट जो 3 बचेगा ना वो 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा हाँ फिर वो 3 का जैसे क्या है वैसे है फिर ऑल्टरनेट पहला प्लस फिर माइनस फिर माइनस ए थोड़ा जल्दी 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 प्लीज छोटा सा पार्ट है एकदम 11 के सिर्फ 3 टॉपिक ही है 3 या 4 जो तुम लोग को डायरेक्ट 12th में काम आने वाले बाकी तो 11 में जितना कॉलेज का रिक्वायरमेंट है ना सिर्फ उतना ही करने का ज्यादा क्योंकि तुम्हें पास वैसे भी टाइम नहीं तुम लोग एक्स्ट्रा करना चाहो तो भी नहीं बट 12th में तुम लोग को एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा सॉल्ट एग्जाम्पल भी करना पड़ेगा मिसलिनियस भी करना पड़ेगा 11 में कॉलेज वाले मिसलिनियस तो हर जगह पे ओमिटेड है कुछ एक दो कॉलेज में शायद हो सकता है बट मोस्टली बहुत से कॉलेज में मिसलिनियस के चांस है ही नहीं आने डन गाइस लिख लिया ये लिख लिया क्योंकि डीवाई में वही 5,000 7,000 वो सेकेंड कॉलम में है कॉमन ले लेना 1000 सॉल्व कर लेना और डी जेड में भी 1000 कॉमन लेके सॉल्व करना पड़ेगा बराबर ना
कॉलेज में करवाया कुछ बोला आ सकता है, नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन शायद आ जाए तो आ जाए, आई डोंट थिंक। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़े क्या आगे? क्रेमर्स रूल तो डन है ना। अब नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। तुम लोग का लास्ट टू लास्ट पेपर कौन सी डेट पे? क्या 1920? नेक्स्ट, हाँ कुछ लोगों का दिवाली के बाद है ना, और 21 के बाद शायद छुट्टी रहेगी ना कॉलेज। 21 से 7-8 दिन छुट्टी रहेगी। 20 दिन? कौन सा कॉलेज है? 16 से सीधा छुट्टी है तेरे को? ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर। देखो कंसिस्टेंसी का रूल एकदम ही सिंपल है, बट कंसिस्टेंसी होती है क्या पहले वो देख लो। जब भी x और y में कोई इक्वेशन दी हुई हो ना, तो उसको हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे तो क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? तो एक इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन, दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन, और तीन है तो तीन स्ट्रेट लाइन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं ना, तो हो सकता है कि वो तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या ये भी हो सकता है कि तीन लाइन ऐसा कुछ इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट्स पे, है ना। तो अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उनको बोलते हैं कॉनकरेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? और उनकी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन। समझ गया? तो कंसिस्टेंट मतलब क्या? वो तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर तीनों लाइन अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वो क्या होंगी? नॉन कॉन्करेंट लाइन। क्या होगी? और इक्वेशन होगी इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो अभी हमको सिर्फ चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये वाला टाइप है या ये वाला टाइप, सिर्फ चेक करना है। और एक दूसरा उसका टाइप है, एक अननोन दिया रहेगा, वो अननोन फाइंड करना रहेगा। दो ही टाइप के क्वेश्चन है। पहला चेक करो या प्रूव करो कि वो कंसिस्टेंट है, और दूसरा एक अननोन फाइंड करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में तीन इक्वेशन दी हुई है ना, दी हुई है ना। क्या है तीन इक्वेशन? 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू, फिर और थर्ड इक्वेशन 3x प्लस 4y। अब देखो ये तीनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और सब में कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो चलेगा। या तो सब लेफ्ट साइड पे होना चाहिए या तो सब, तो अभी तीनों सेम ही है, यूनिफॉर्म है, तो कोई टेंशन। अब उसने क्या बोला? प्रूव दैट कि ये कंसिस्टेंट है ना, प्रूव करने बोला है ना। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। डी में कैसे फाइंड? जब तीन वेरिएबल्स है तो हम क्या कर रहे थे? याद है, एक्स के कोएफिशिएंट्स, वाई के कोएफिशिएंट्स और जेड के कोएफिशिएंट्स, है ना। बट यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल्स है, एक्स और। तो पहले कॉलम में क्या लोगे? एक्स के कोएफिशिएंट्स क्या क्या है? 2, 1 और, फिर वाई के कोएफिशिएंट्स क्या है? 3, 2 और फिर कांस्टेंट टर्म्स क्या है? 4, 3 और 5। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट अभी इवेलुएट कर सकते हो ना। तो ये क्या आएगा? 2 इंटू, बोलो, 10 माइनस 12, करेक्ट, 10 माइनस 12। फिर -3 के साथ क्या आएगा? 5 माइनस, और 4 के साथ क्या आएगा? 4 माइनस
6, 10 माइनस 12 होता है -2, -2 इंटू 2 हो जाएगा -4, फिर 5 माइनस 9 इज -4 इंटू -3 हो जाएगा +12, 4 माइनस 6 इज -2 इंटू +4 इज -8। कितना आ गया ये? तो अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या प्रूव हो जाएगा कि वो इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट इक्वेशंस आर। अगर 0 के अलावा कुछ और आया तो वो क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट। तो अगर उसने चेक करने बोला होता ना तो हम बोल देते कि वो क्या है? कंसिस्टेंट है। बट उसने चेक नहीं करने बोला, उसने क्या बोला? प्रूव। तो 100% 0 ही आना चाहिए था, जो आ गया हमको। तो क्या प्रूव हो गया? तो नेक्स्ट लाइन में लिख देना देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर। अच्छा, इक्वेशन कंसिस्टेंट है, लाइंस क्या है? कॉन्करेंट। सो द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ गया? अंडरस्टूड? ये लिख लो क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, वो तो समझाने के लिए लिखा था। तो ये अपना सेकंड कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया इसमें, है ना? इसको चाहिए तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। वो क्रेमर्स रूल में जब तेरे को XYZ फाइंड करने बोलेगा ना, तब ये सिर्फ चेक करना है ना कंसिस्टेंसी है या नहीं। सिर्फ D और D की वैल्यू 0 आ गई तो कंसिस्टेंट है, 0 नहीं आई तो ऐसा बोलेगा ही नहीं कभी। कंसिस्टेंसी में 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन ही देगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया सबने? अभी 3 में 2 सब क्वेश्चन है, सेकंड वाला सेम ही होगा ना? सेकंड वाला सब क्वेश्चन सेम ही है ना? उसमें भी प्रूव ही करना है ना कि कंसिस्टेंट है, नहीं है? ठीक है, 4 में है ना, फोर्थ वाले में। तो फोर्थ में 2 सब क्वेश्चन है बट दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। 4 के फर्स्ट में सेकंड वाला सबको नहीं आएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। उसमें कोएफिशिएंट्स देखो थोड़े भयंकर दिख रहे हैं ना, वो नहीं आएगा क्योंकि तेरे को कॉलेज में 6.2 सिखाया है क्या? नहीं है ना? तो अभी एग्जाम के लिए पहले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला है वो कर लेंगे, चाहिए तो बाद में 6 पॉइंट यूनिट में नहीं आएगा, चांस ही नहीं है उसके आने का। बट वो किसके ऊपर बेस्ड है? 6.2
टू प्रॉपर्टी जो अभी याद है, थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन यूज किया था। वैसे टोटल 7 प्रॉपर्टीज है। कितनी? वो 7 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी को यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम बिंग वी आर नॉट डूइंग दैट, तो इसलिए वी आर डूइंग ओनली नॉन प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर्थ का फर्स्ट में बोल इक्वेशन क्या क्या है? x plus 3y x प्लस 3y plus 2 सेकेंड, x plus 2y एक मिनट, plus 2y x प्लस 2y plus 3 प्लस 3 इक्वल टू, 0 और 3x plus 4y plus 5 इसमें k किधर है? फोर्थ का फर्स्ट हाँ, और देखो ये क्वेश्चन में फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड, जैसे उसने बोला कि सेकंड में थोड़ा कोएफिशिएंट्स डिफिकल्ट है, बट डोंट बॉदर अबाउट दोस कोएफिशिएंट्स राइट नाउ। अभी सिंपल वाला देख लो प्रोसीजर। इसमें के दिख रहे हैं ना, अननोन है, और उसने ऑलरेडी बोला है कि ये तीनों इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है। तो सिंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो अगर कंसिस्टेंट है इक्वेशन तो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 100% किसके बराबर होगी? यहां भी वी डोंट नीड टू चेक, वी आर ऑलरेडी गिवन दैट इट विल बी इक्वल टू। अब फर्स्ट कॉलम में क्या आएंगे? एक्स के कोएफिशिएंट्स। क्या क्या एक्स के कोएफिशिएंट्स? 1 to 1। फिर वाई के कोएफिशिएंट्स क्या है? और फिर 2 माइनस के और -3 के है ना, 2 माइनस के और -3 के, एंड दैट विल 100% बी इक्वल टू। अब 1 के साथ 1 के साथ क्या आएगा? 1 के साथ -12 के, और ये +2 के हो जाएगा ना, बट बीच में तो माइनस साइन होती है, तो -12 के और -2 के, -12 के -2 के, फिर +3 है तो क्या आएगा? -3 के साथ आएगा -6 के, और प्लस के हो जाएगा वो, और फिर +2 के साथ -4 एंड -4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ये -12 के और -2 के कितना हो जाएगा? -14 के, और इंटू 1, तो -14 के, फिर -6 के और प्लस के हो जाएगा -5 के, और इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा? +15 के, फिर -4 -8 इंटू 2 -16। अब -14 के और +15 के से सिर्फ 1 के बचेगा, और -16 इक्वल टू, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। ये अपना कंसिस्टेंसी का दोनों केस खत्म हो गया। एक पहला वाला चेक करने वाला, और दूसरा अननोन फाइंड करने वाला। अननोन बोला तो सीधा डिटरमिनेंट को किसके साथ इक्वेट कर देंगे, और चेक करने बोला है तो डी की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट, नॉन 0 आए तो इनकंसिस्टेंट। हो गया? चलो लिख लो। अब इसके बाद सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। लिखो लिखो जल्दी, ये फोर्थ का फर्स्ट है ना। हाँ तो सही है ना, इफ बोल रहे ना अगर कंसिस्टेंट है तो के की वैल्यू क्या होगी, तो श्योर ही है वो कि अगर वो 0 के, वो कंसिस्टेंट है तो के की वैल्यू क्या, बराबर ना।
हाँ लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है ना, और 3 पॉइंट्स मतलब उसके 3 वर्टाइसेस दिए हुए ट्रायंगल के। तो एकदम सिंपल है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या, बंद कर दूं? देखो 5th का जो 4 सब क्वेश्चन है चारों ही सेम है। वो पहले सब क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं? 4 5 0 7 -1 और 1 एंड वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ना। तो इसको कुछ नाम दे दो, एबीसी ले लो। सपोज ये पॉइंट ए ले लेता हूं, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट। तो फॉर्मूला इज हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 और 1। वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के वो वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स है ना। तो अपने केस में जो पहला पॉइंट है ए, उसको क्या ले लो x1 कॉमा, तो x1 y1 की वैल्यू क्या है 4 और 5। ये x1 y1, ये क्या है x2 और ये क्या है x3। कोई भी ऑर्डर में लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा हाफ, फॉर्मूला है वो, फॉर्मूले में 1 1 1 है, बाकी x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ जाएगा। ठीक है, तो x1 y1 क्या आ जाएगा, x1 y1 4 5 और 1, फिर 0 7 1, फिर -1 1 और, तो वो लास्ट कॉलम फिक्स्ड है, वहां पे 1 1 1 ही रहेगा, वो फॉर्मूला है। ठीक है, अब हाफ के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो सबसे पहला क्या है 4, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 7 -1, फिर -5 के साथ क्या आएगा 0 + 1, फिर 1 के साथ क्या आएगा 0 + 7। तो ये हाफ
7 minus 1 is 6, 6 into 4 24, फिर minus 5 plus 7, तो 24 और ये 26 हो जाएगा, half into 26, so answer will be 13 square units. एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में। अच्छा, कई बार जब सॉल्व करोगे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हो सकता है यू एंड अप गेटिंग ए नेगेटिव वैल्यू, लेकिन एरिया नेगेटिव तो माइनस आया तो भी फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देने का, +13 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, ये लिखने से पहले दो और पॉइंट सुन लो, उसके बाद लिख लेना, तो कॉन्सेप्ट अपना पूरा कवर हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना। क्वेश्चन नंबर 6 में एक अननोन फाइंड करना है, बराबर है ना, के फाइंड करना है, सेम लॉजिक है। देखो, एरिया का फॉर्मूला मैं यही वाला यूज करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, और अब एरिया उसमें ऑलरेडी दिया है, एरिया कितना है 4 स्क्वायर यूनिट्स, फिर ये हाफ, पहला पॉइंट कौन सा है के और 3, तो के 3 और 1, फिर इसमें कोई ये जो हाफ है, ये हाफ को चाहिए तो अभी यहाँ भेज दो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है ना, तो ये 2 और 4 मिलके क्या हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास क्या आ गया 8, और वो ओपन करोगे तो के साथ क्या आएगा 7 - 4, बराबर 7 - 4, देन -3 के साथ क्या आएगा -5 + 1, और 1 के साथ क्या आएगा -20 + 7, तो 8 = 3k, फिर माइनस और माइनस +12, और ये -20 + 7 से हो जाएगा -13, तो 8 = 3k - 1, तो 3k की वैल्यू हो जाएगी 9, और k कितना आ जाएगा 3। सिंपल है, k की वैल्यू मिल गई, सेम लॉजिक यूज किया, खाली अननोन ढूंढना था। अच्छा, अगर मान लो हमको ऐसे 3 पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि प्रूव दैट ये क्या है, या मैं एक चीज बताता हूं, ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया और वो आ गया 0, कितना आ गया 0। तो अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है, मतलब वहां ट्रायंगल ही नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल बनेगा छोटे से छोटा भी, उसका कुछ तो एरिया होगा ना। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है मतलब वहां पे कोई ट्रायंगल, तो 3 पॉइंट से अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो क्या बन रहा है, सर्कल। देखो, 3 पॉइंट से ट्रायंगल ऐसे बनता है ना, लेकिन अगर 3 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो वो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर, तो 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, तो कई बार वो क्या बोलेगा मालूम है, 3 पॉइंट देके बोलेगा प्रूव दैट कि ये पॉइंट्स क्या है, तो कुछ नहीं करने का, एरिया फाइंड करने का, बट वो कितना आना चाहिए, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया मतलब वो पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। तो समझ गया लॉजिक क्या है। अच्छा, अभी एक लास्ट पॉइंट सुन लो, उसके बाद ये लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में कितने पॉइंट्स दिए हुए, 7 में 4 पॉइंट दिए, तो 4 पॉइंट से ऑफ कोर्स एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, मान लो ऐसा कुछ, तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, लेट अस से ए बी सी, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का सी और डी। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया बोल रहा है, बट हमारे पास फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया का, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने, क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर फाइंड करना है, ये जो एबीसीडी दिया है, तो कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो कोई भी दो डायगनली ऑपोजिट पॉइंट को कनेक्ट कर दो, जैसे ए और सी को मैंने कर दिया, तुम लोग चाहो तो बी और डी को भी कर सकते हो, तो ए और सी को कनेक्ट करने पे अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, दो ट्रायंगल का सम बन गया, है ना। तो क्या अभी हम ये वाले ट्रायंगल का एरिया यही फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, इसको x1 y1 ले लेना, इसको x2 y2 ले लेना, इसको x3, और वैसे ये ऊपर वाले ट्रायंगल का भी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एक को x1 y1 x2 y2 और
कोई भी ऑर्डर में ले सकते हैं, वहां ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस, सिर्फ इतना याद रखना अगर नेगेटिव भी आ रहा है सॉल्व करके तो उसको हम क्या लेंगे, और फिर दोनों इंडिविजुअल एरियाज को क्या कर देंगे, ऐड, तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टूड। तो अभी देखो तुम लोग सिर्फ 5 और 6 लिखो, 7 का डायग्राम बना दो, बट सॉल्व घर पे कर लेना। ओके चलो लिख लो फटाफट। तो अपना ऑलमोस्ट 6.3 कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट ना। अभी पूरा कब कंप्लीट होगा, जब घर पे आके तुम लोग बचे कुचे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, ठीक है। वो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है ना। हाँ हाँ, उसमें फाइंड क्या करना बता दूँ। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे आए, एक ही लाइन। हाँ नहीं, इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस है वो बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ये क्यों नहीं करवा रहे हो, ये क्यों नहीं करवा रहे हो, ये क्यों नहीं करवा रहे हो, अभी बोल रहे जाना है। तेरा एग्जाम तो नहीं है ना, है दिवाली के बाद। कौन सा कॉलेज है तेरा, SM शेट्टी। तू भी वही SM शेट्टी, फिर MD क्या है, MD। हाँ जो कॉलेज वो लेने का जहाँ पे अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम ना हो, जो घर के नजदीक हो। हाँ तो बहुत से लोग ये नाम के चक्कर में। अभी तुम लोग कहाँ जा रहे हो मिठी भाई, तुम लोग किधर, चलो वो तो फिर भी नजदीक ही है। तो कितने बजे निकलते हो घर से तुम लोग, कितने बजे का लेक्चर होता है, 1 बजे का ना। 1.5 घंटा जाने, 1.5 घंटा आने, फिर ट्रेन में धक्के खाओ अलग। पहले यहाँ से दादर। हाँ तो अगर दूर जा रहे हैं तो फिर अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन अगर अटेंडेंस का प्रॉब्लम है। बट पहले दादर जाओ, फिर वहां से चेंज करो, या फिर CST से टैक्सी, है ना, या बस भी है बहुत सारे। ए हो गया, ये लिख लिया क्या, 5th और 6th।
हो गया -20 और +7 हाँ इसमें देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है 8 में प्रूव करने बोल रहे हैं ना कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो वहां पे भी क्या फाइंड कर लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट क्या आना चाहिए, तो वो अल्टीमेटली प्रूव हो जाएगा कि दे आर कोलिनियर। ठीक है, और उसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, हाँ तो किससे बात कर रहा था, एक मिनट क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, अच्छा 9 ये वाला क्वेश्चन है, ये तो एकदम इजी है। देखो सम ऑफ 3 नंबर्स 15, तो वो x + y + z कितना हो जाएगा, फिर वो 3 कंडीशन से 3 इक्वेशन बनाओगे, क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। वो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है। तो 6.3 अपना हो गया ना। अभी को लास्ट में ना 6.2 का, मैं 6.1 का, सॉरी 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और फोर्थ का फर्स्ट दिख रहा है, 3 का फर्स्ट और बस वो 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है ना, नॉर्मल तुम लोग को सिर्फ एक्सपैंड करना है। थर्ड के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड का फर्स्ट डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम में क्या है, फर्स्ट कॉलम हाँ x22 फिर अच्छा ऐसा है, ठीक है, और इक्वल टू क्या दिया है, 0। अब ये इवेल्युएट करके हमको क्या फाइंड करनी है, x की, कुछ नहीं, लेफ्ट साइड पे जो डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर दो, तो x के साथ क्या आएगा, x² -4, फिर -2 के साथ क्या आएगा, 2x -4, और +2 के साथ क्या आएगा, 4 - 2x, और इक्वल टू 0, बराबर। अब ओपन करोगे, ये क्या आएगा, x³ -4x, फिर -4x +8 +8 और -4x इक्वल्स टू, तो यह आ जाएगा x³
-4x और -4x हो जाएगा -12x और +16 इक्वल टू 0। ये आ गई ना। अब देखो ये है क्यूबिक इक्वेशन और हमको क्यूबिक सॉल्व करने नहीं आती है। वैसे हमको क्वाड्रेटिक भी नहीं आती है क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक हमको वैसे आती है, फैक्टराइज करके हम फाइंड कर सकते हैं ना, या एक दूसरा फॉर्मूला मेथड भी है हमारे पास क्वाड्रेटिक का। बट यहाँ पे देखो क्यूबिक सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब यहाँ पे x को कुछ भी अज्यूम करके चेक कर लो। जैसे x को अगर मैं 0 अज्यूम कर लूं तो 0 का क्यूब कितना होगा? और 12 इंटू 0 तो 0 माइनस 0 0 0 प्लस 16 16 तो 16 इक्वल टू 0 वेरीफाई हो रहा है क्या? तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 1 रख के देखो, 1 का क्यूब 1 और 12 1 जा 12, 1 माइनस 12 माइनस 11 प्लस 16 होता है 5, वो भी 0 के बराबर। 2 रखोगे, 2 का क्यूब 8 और 12 2 जा 24, 8 माइनस 24 इज -16 और प्लस 16 आ रहा है 0। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू क्या है? बट क्यूब है तो कितने आंसर्स मिलने चाहिए? क्यूब है तो जैसे स्क्वायर है तो 2 आंसर्स मिलने चाहिए ना। क्यूब है तो कितने आंसर्स मिलने चाहिए? 3। तो बाकी 2 कैसे मिलेंगे? एक तो मिल गया, एक वैल्यू क्या है? हाँ क्या है? अब 4 से हो रहा है। तो देखो अभी ट्रायल एंड एरर फर्स्ट टाइम चेक कर लिया ना तो 2 मिल गया। अब दूसरा फाइंड करने के लिए क्या करो मालूम है? ये देखो, इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं? इसमें क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो यहाँ पे 1 लिख दो। फिर क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए था बट मिसिंग है, तो क्या ले लेंगे? 0। पहले क्यूब है, क्यूब के बाद क्या आएगा? स्क्वायर, जो यहाँ पे नहीं है। स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म कितना है? उसका कोएफिशिएंट -12 है। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म कितना है? समझ गया? मैंने कोएफिशिएंट्स लिख दे, क्यूब का, स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट टर्म। और जो ट्रायल एंड एरर से मैंने वैल्यू ढूंढा था, एक वैल्यू, वो क्या थी? तो वो 2 यहाँ पे लिख दो जो ट्रायल एंड एरर से वैल्यू मिली थी। ठीक है, ये समझ गया? अब सॉल्व कैसे करने का? ये जो भी वैल्यू है 1, ये एज इट इज जो भी है यहाँ पे उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये 1 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2। वो 2 लिख दोगे किधर? यहाँ आगे, इधर आगे वाले टर्म में। फिर इन दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 2। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, वही सेम, 2 इंटू 2। फिर इन दोनों को ऐड, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना हो गया? -16। और लास्ट में ये 0 ही आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आया ना तो मतलब हमने कुछ तो गड़बड़, बट ये 0 आ रहा है मतलब सही है ये। अब इसको देखो रीड कैसे करो, ये जो कोएफिशिएंट्स मिल रहे हैं ना यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, ये x के साथ वाला टर्म है, और ये x स्क्वायर के साथ है। ये किसके साथ है? मतलब 1 के साथ क्या आएगा? x स्क्वायर। 1 के साथ क्या आएगा? 2 के साथ क्या आएगा? x। हाँ 2x हो जाएगा वो, और ये कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 1x स्क्वायर प्लस 2x और -8 इक्वल टू क्या? अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो। इसमें दो फैक्टर्स क्या बनेंगे? 4 और 2, 4 2 8 और प्लस माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे x-4 और x+2, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, x+4, इसके दो फैक्टर्स आएंगे, x+4 और x-2। तो x की एक वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई? -4, और एक वैल्यू क्या मिल गई? और एक पहले वैल्यू मिली थी, कितनी थी? तो यहाँ पे 3 में से 2 वैल्यू सेम है, 2 और 2, और तीसरी वैल्यू क्या है? तो द आंसर फॉर दिस क्यूबिक इक्वेशन इज 2, 2, -4, 2, 2, तो समझ में आ गया क्यूबिक को कैसे सॉल्व करना है? कैसे ट्रायल एंड एरर से पहले एक वैल्यू ढूंढ लेने का, और फिर उसके बाद क्या यूज करने का? सिंथेटिक डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? तो सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दी आंसर। अंडरस्टूड? आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस।
अब देखो सिर्फ तुम लोग का काम क्या है, 3 का फर्स्ट तो मैंने कर ही दिया पूरा, तुम लोग सिर्फ क्या करो, फोर्थ वाला सॉल्व करो और जाओ, 3 का फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 करो। और हाँ अभी अभी देखो 4 नहीं, हाँ नहीं, ये एक ही मेथड है। देख क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं चाहिए तो लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, एक्स वर्टिकल क्या कॉलम वाइज बोल रहे हो, ये 2x 3 -1 1 -4 2 -3 5 और इक्वल टू 29। बस अभी एक्सपेंड कर तो काम हो जाएगा। एक्स 5 - 12 +1 10x + 9 और +2 -8x और -3 = 29। 5 - 12 हो जाएगा -7x + 10x + 9 -16x -6 = 29। -7x और +10x हो जाएगा 3x 3x -16x हो जाएगा -13x। फिर 9 और 6 हो जाएगा 3, तो -13x हो जाएगा 26, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। समझ गया ना, एकदम सिंपल है। तो 6.1 में देखो भले ही हमने 2 ही क्वेश्चंस किए हुए हैं, बट 6.1 में जो एक्सपैंड करना था ना वही सारे लॉजिक हमने किधर यूज किए 6.3 में, करेक्ट। तो अभी तुम लोग का काम क्या है, 6.3 तो ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया अपना। 6.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है यू जस्ट ट्राई एक्सपैंड एंड सॉल्व, दैट्स इट। अब बचा गया 6.2, वो चाहिए तो बाद में अपन, और वो बहुत से कॉलेज में तो ओमिटेड है ही, बट अगर रहेगा कॉलेज में तो वो उसको कवर कर लेंगे हम लोग 6.2, ठीक है ना। लिख लो, खत्म करो, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और तुम लोग जो जिनको प्रॉपर्टीज है, तो एक आध कितने मार्क्स का पेपर है, 25 ना, 5 है ना, तो ऑप्शन में रहेगा कहीं ना कहीं, बट क्रेमर्स रूल ध्यान से करके आना, क्रेमर्स रूल और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और 2 ही है। हाँ, तो 2 में से एक 100% आएगा, बट ऑप्शनल हो सकता है। और किसको है, तेरे को भी इधर किसको था 6.2, देखो ना, अच्छा लिखने का ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, MCQ में आना भूल ही जाता रहा। आज जो लेसन सीखा ना, मैं तो इसका हर एक सम 50 बार सॉल्व करके चला। उसके पहले तो फोन देगा ही नहीं। अभी तू रो, तेरा मम्मी पापा को लेके आ, जिसको लेके आने लेके आ, तेरा फोन गया, ठीक है। तो एक सिंपल सा बात तुमको सबको समझाता हूं मैं। आज के लेक्चर में कोई फोन उठाए ना, तुम्हारा फोन में उठा लेगा। देखो प्यार मोहब्बत एक जगह पे, लेकिन जो स्ट्रिक्टनेस है वो स्ट्रिक्टनेस एक जगह पे। तुम समझा ना, तुम्हारा फोन बजना भी नहीं चाहिए क्लास में। सर गलती से बजा, गया तुम्हारा फोन, मैं फोड़ देगा फोन तुम्हारा आंखों के सामने। तुमको लगता है ना मैं ऐसा नहीं करेगा, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करके देखना। मेरा फोन या सर लोग का फोन के अलावा अगर तुम्हारा फोन बजा, तुम्हारा फोन फूटा, इतना कंफर्म।
या तो मैं लेके रख देगा, देगा ही नहीं तुमको। तुमको जो रोना है रो, जो तड़पना है तड़पो, जाके माँ बाप को लेके आओ। फिर माँ बाप से मैं खाली राइटिंग में लेगा, आपका बच्चे लोग फेल होएगा ना तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, लिख के दो मेरे को। लिख के दिया, फिर जाओ ना, यूज करो ना फोन, मेरा क्या जा रहा है। सुना ना तुम, नेक्स्ट टाइम नहीं। अभी तो 50-50 बार लिख एक एग्जाम, वो दूरी कितना बार फोन कर रहा है उसको, क्या अक्कल नहीं है? 9 बजे तक लेक्चर है तेरा, कितना बार कंटिन्यूस फोन पे फोन फोन, अभी अंदर भी कम से कम 10 बार फोन आ रहेगा उसका। तो उसको बोल तेरे वजह से मेरा फोन गया, अभी मेरे को